सियासत में ये तस्वीरें आपने अक्सर देखी होंगी। एमपी की सियासत में आदिवासी वोटर वो ताकत है जो अगर रूठ जाए तो फिर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है। और ये बार बार साबित भी हुआ है। जब तक आदिवासी वोट साथ रहा तब तक कांग्रेस सत्ता में रही, और जब बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई तो ट्राइबल ताकत के दम पर ही। प्रदेश के इस बड़े वोट बैंक ने 2018 की तरह ही बम्पर वोटिंग करते हुए बड़ा मैसेज दिया। एमपी की कुल 47 आदिवासी सीटों में से कई इलाकों में 85 से 90% तक वोटिंग हुई, जिसके बाद आदिवासी पर दावा सियासी हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं। पैसा एक्ट लाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के प्रति आदिवासी समाज, अनुसूचित जनजाति समाज की विश्वसनीयता बढ़ी है। साथ ही बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जब 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने जो 15 नवंबर को कार्यक्रम किया, तो इस नाते से लगा आदिवासी समाज को कि हमारे जो महानायक हैं उनके प्रति भी जिस पार्टी ने सोच रखी, समझ रखी और हमको सम्मान दिया, निश्चित रूप से एक बड़ा वोट जो एक निर्णायक वोट न होकर के बड़े अंतर की तरफ इंगित करता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ। आदिवासी क्षेत्र में 47 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ बहुत अच्छे मत डले हैं, बहुत संख्या बढ़ी हुई है। साफ तौर पे है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा था, जो भाजपा शासन काल में उनके साथ अन्याय अत्याचार हुए हैं, 10-10 फुट गहरे गड्ढे में मार के गाड़ दिए गए हैं, लोगों के साथ बलात्कार हुए, हत्याकार कर दी गई हैं, ट्रक के पीछे खींचा गया है, लोगों के सर पर पेशाब कर दी गई है। सारी बार घटनाएं आदिवासियों के साथ हुई है, भाजपा के कार्यकाल में हुई है। तो भाजपा का इनाम दे देंगे क्या आदिवासी इनका? अरे खिलाफ वोटिंग हुई है, मैं दावे से कहता हूँ कांग्रेस पार्टी को बम्पर मिलेगा वहाँ। मालवा निमाड़ से लेकर विंध्य महाकौशल तक हुई बम्पर वोटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें लाडली बहना, वोट फॉर चेंज से लेकर नेताओं की जनसभाओं को इसकी वजह माना जा रहा है। लेकिन चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग से आदिवासी क्या इशारा कर रहे हैं, ये 3 दिसंबर को नतीजे बताएंगे। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या आदिवासी वोटर एक बार फिर गेम चेंजर साबित होंगे? सवाल नंबर 2, आदिवासी इलाकों में बम्पर वोटिंग, लाडली इफेक्ट या वोट फॉर चेंज? सवाल नंबर 3, क्या राजनीतिक दलों की घोषणाएं आदिवासी इलाकों में असर डालेंगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सत्ता की चाबी आदिवासी। जी हाँ, ये माना जाता है, बड़ा पॉपुलर थॉट है ये, और आदिवासी जिसके साथ है सत्ता उसके बिल्कुल हाथ में है, ये तय मानिए। और यही वजह है कि इस चुनाव में कांग्रेस तो ये मानती रही कि उसका पारंपरिक वोटर है, बिल्कुल ठीक बात है, आदिवासी उसका एक परंपरा से वोटर माना जाता रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी ने लगातार कोशिश की है इस चुनाव में, ख़ास तौर पर कि आदिवासियों के हितों से जुड़ी घोषणाएं, आदिवासियों के महानायकों को उनके नाम पर बड़े संस्थानों के नाम और उनकी मूर्तियों की स्थापना से लेकर उन महापुरुषों के जो आदिवासियों के जननायक हैं, छुट्टी की घोषणा या तमाम जो बड़ी चीज़ें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने की। और इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक मध्य प्रदेश के बहुत ही करीबी तौर पर शामिल रहे। आज इसी पर हम बात करेंगे कि क्या 3 दिसंबर के नतीजों में ये आदिवासी एक बहुत ही निर्णायक रोल प्ले करेगा। जवाब बेहिचक हाँ में है। और इसी वजह से आज हमारे साथ राजनीतिक मेहमान नहीं, हमारे साथ रहेंगे पत्रकारों से, पत्रकारिता से जुड़े हुए वो खास व्यक्तित्व चौथे स्तंभ के जो ट्राइबल रीजन से आते हैं, खासतौर से झाबुआ, छिंदवाड़ा, डिंडौरी और बालाघाट से। उनसे हम बात करेंगे। साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भोपाल से हमारे साथ रहेंगे। तो सबसे पहले परिचित हो लीजिए, मनोज सैनी हमारे साथ हैं। मनोज, बहुत स्वागत करता हूं आपका। मनोज हमारे साथ बराबर रहेंगे। मुलाकात करिए हरिशंकर पवार जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं झाबुआ से, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राकेश प्रजापति जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं छिंदवाड़ा से, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और उमेश बागरेचा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं बालाघाट से, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हरिशंकर जी की तरफ चलता हूं। चलिए, राजेश विश्वकर्मा जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट डिंडौरी से हमारे साथ, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। पवार साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। झाबुआ जयेश का भी एक केंद्र बनता जा रहा है, कांग्रेस का गढ़ परंपरा से झाबुआ और आसपास का इलाका माना जाता है। लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी ने आदिवासियों को टारगेट किया है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में आदिवासी मतदाता
किस तरह से आप इसका मूल्यांकन करते हैं? अगर मैं झाबुआ की बात करूं, क्योंकि वहां जयेश भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक समर्थन के घटक कंपोनेंट के तौर पे सामने आता है। जी पवार साहब। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यहाँ जो आदिवासी वोटर्स है वो दोनों दलों के बीच में चयन करने की स्थिति में ये अवसर उसके लिए था। और ये भी सच है कि पिछले 2-4 सालों में इस पूरे इलाके में जयस एक ताकत के रूप में, राजनीतिक ताकत के रूप में उभरा है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह है कि वैचारिक रूप से जयस में जो दरारें आई हैं उसका फायदा मुझे लगता है कि दोनों ही दलों को जयस की जो संभावनाएं हैं जी जीत की, उस पर भी असर डालेगा। जी तो जी एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि झाबुआ में आदिवासी वोटर बहुत सालों से, आप समझ लीजिए पिछले 3-4 दशकों से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद फिर सोनिया और राहुल के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ में मुब्तला रहा है, जुड़ा हुआ रहा है। ये बात सच है। लेकिन आप देखें 2003 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें झाबुआ अलियासपुर की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी को चली गई थी और ये झाबुआ के और इस आदिवासी अंचल के लिए बहुत बड़ा उलटफेर माना गया था। लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस ने फिर रिकवरी की और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को यहाँ हासिल करने इस चुनाव में आप क्या देखते हैं पवार साहब, किसकी तरफ है आदिवासी? क्योंकि आदिवासी जिसका, सरकार उसकी। जी जी, तो ये कहना एकदम बहुत साफ तौर पर कहना मुश्किल होगा, लेकिन एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको अंदाज लगेगा कि यहाँ आदिवासी वोटर क्या सोच रहा है। चुनाव के लगभग 1 महीने पहले जब हम लोग दूरस्थ अंचल के गांव में रिपोर्टिंग के लिए गए थे, मन टटोलने के लिए गए थे, तो एक गांव है पेटलावद विधानसभा का टाकापाड़ा, और वहाँ सड़क के किनारे आदिवासियों के एक मजरे में हम पहुंचे। हमने वहाँ कुछ मकानों के सामने बैठे हुए बुजुर्गों से पूछा कि आप क्या कहते हैं, क्या मन बोलता है आपका? तो उन्होंने कहा कि इस बार हम, और आप देखिए कि आमतौर पर आदिवासी एकदम इतना साफ तो बोलता नहीं है, लेकिन उस बार उन्होंने कहा कि इस बार हम थोड़ा परिवर्तन के मूड में हैं। तो मैंने कहा कि इसकी वजह बताइए, क्या क्या कारण हो सकता है? तो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि साहब ये जो केवासी है, केवासी इसने हमको बहुत परेशान कर दिया है। तो मैं थोड़ी देर के लिए समझा नहीं कि केवासी क्या चीज होती है, लेकिन थोड़ा मैं गौर किया तो पता चला कि वो केवाईसी के बारे में बात कर रहा था। ओहो, बैंक में जो केवाईसी की प्रणाली है। जी जी, उन्होंने कहा कि आधार कार्ड में सुधार करने के लिए, अपनी जन्म तिथि बदलवाने के लिए, नाम में जो गलतियां हो गई है वो ठीक करवाने के लिए, कूपन की पर्ची लेने के लिए, बैंक में जो खाते में जमा पैसा है, जो मजदूरी का पैसा आता है, या और उनके जो लोग यहाँ से गुजरात की तरफ काम करने गए वो पैसा डालते हैं, वो पैसे कितने आए हैं, ये जानकारी लेने के लिए जब हम बैंक जाते हैं तो हमें बहुत बुरी तरीके से वहाँ बिहेव किया जाता, हमें ठीक से रिस्पॉन्स नहीं किया जाता, और छोटी छोटी चीजों के लिए इतने कागज, इतना हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर। जी, मैं लौटता हूं आपकी तरफ, मैं लौटता हूं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर की है, क्योंकि हमारी टीम भी कुछ अरसा पहले गई थी, तो पता ये चला कि लाडली बहना जैसी महत्वपूर्ण योजना के लिए रात 2:30 बजे से लाइन लग जाती है, क्योंकि बैंकों में कर्मचारी कम है, और उसका खामियाजा कई बार स्थानीय महिलाओं को और पुरुषों को, क्योंकि वो रात 2:30-3 बजे से झाबुआ और आसपास के इलाके में, और जाहिर है इसका नज़ला सरकार को भी कई बार पता नहीं चलता, लेकिन लोगों की नाराज़गी उनकी तरफ मुड़ जाती है, जैसा पवार साहब ने हमें बताया। मैं डिंडोरी चलूँगा, राजेश विश्वकर्मा जी हैं। विश्वकर्मा जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण इलाका है डिंडोरी, बैगा चक आदिवासियों की बहुतायत है, वहाँ आपने क्या इम्पैक्ट देखा आदिवासी का? क्या एक रुझान आपको नज़र आया? अब मतदान हो चुके हैं तो रुझान की बात हम कर सकते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि आवाज जो है आपकी क्लियर नहीं आ रही यहाँ पर। जी है ना, जी, थोड़ा परेशानी हो रही है, आवाज समझ में नहीं आ रही। जी जी, अभी मेरी आवाज मिल रही है आपको?
हाँ, ऐसे अब थोड़ा ठीक आ रही है। हाँ नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरह का डिंडौरी में आपने माहौल देखा, रुझान किस तरह का दिखा आदिवासियों के बीच में, बैगा चक जो है वहां। जी जी देखिए, डिंडोरी में दो विधानसभा, एक शहपुरा और एक डिंडोरी, है ना। जी जी तो डिंडोरी विधानसभा में आपके 15 वर्ष के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले आपके ओंकार मरकाम यहाँ पर, जो 15 वर्षों से लगातार यहाँ विधायक बनते आ रहे हैं। जी इसके अलावा चौथी बार भी उनका काफी अच्छा सराहनीय प्रयास है। और इसके अलावा भाजपा की लाडली योजना की आप जो बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं लोग की लुभावना, मतलब लुभाया जा सकता है योजनाओं के माध्यम से यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को, तो ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। जी यहाँ पर तो जो काम करेगा वो राज करेगा वाला काम चलता है। और सबसे बड़ी चीज, भाजपा के पास यहाँ विकल्प भी नहीं है कि कोई ऐसा विकल्प सामने आया हो जो आदिवासियों के हित में काम करे। जो आदिवासियों पर फोकस किया है विश्वकर्मा जी बीजेपी ने, आप कह रहे हैं कि उसका प्रभाव दिख रहा है, और आपकी बातों से मैं ये भी निष्कर्ष निकाल पा रहा हूं कि जो अच्छा काम करता है आदिवासी उसका साथ देता है। जी जी, यहाँ ऐसा वास्तव में नहीं है कि यहाँ किसी एक दल को लेकर चलता हो। यहाँ का आदिवासी, वो भाजपा कांग्रेस दोनों को समय आने पर समर्थन करता है। लेकिन चूंकि डिंडोरी विधानसभा की यदि बात की जाए जी, तो डिंडोरी विधानसभा से पिछले 15 वर्षों, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर विधायक ओंकार मरकाम का जलवा बरकरार रहा है। और भाजपा लगातार प्रयासरत रही है कांग्रेस को निपटाने में, लेकिन वो सफल नहीं हुए। यहाँ तक कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ अनेकों दफा आए, उनका संगठन ने भी लगातार प्रयास किया आदिवासियों को दिल जीतने का, जी लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं। नहीं, आप मुझे थोड़ा भ्रम में डाल रहे हैं। क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों का प्रभाव है या इंडिविजुअल ओमकार सिंह मरकाम का प्रभाव है? या दोनों का प्रभाव है, यहाँ पर दोनों का प्रभाव है। दोनों का प्रभाव है। चलिए, मैं सीधे जे छिंदवाड़ा चलता हूं। राकेश प्रजापति जी हैं हमारे साथ। राकेश जी, गढ़ है छिंदवाड़ा, बात करें कांग्रेस का, किस तरह का माहौल आप देखते हैं? बड़े दावे हैं इस बार बीजेपी के सीनियर लीडर्स के। प्रहलाद पटेल जी ने हमारे साथ चर्चा में कई बार कहा कि छिंदवाड़ा के नतीजे इस बार उलटफेर वाले होंगे। आप किस तरह देखते हैं? अनेक आदिवासी बहुल सीटें हैं छिंदवाड़ा की मैं बात करूं तो। जी राकेश जी, जी आवाज पहुंच रही है आप तक राकेश जी? चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। उमेश बागरेचा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं बालाघाट से? जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे को, थोड़ी कट कट की आ रही है। थोड़ा कंट्रोल रूम से बोलने में थोड़ा उसका ऑडियो लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जी रही बात, आप जैसे बताया आपने, जैसे छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ रहा है, वैसे अगर पूर्व से अगर देखे जाए तो ये छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में ये गढ़ रहा है। जब 1977 में चुनाव हुए थे, उसके बाद एकमात्र एक जो छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर अपने तीसरे बेटे के रूप में कमलनाथ को प्रोजेक्ट किया जी, और लगातार उसके बाद से ये एक, अगर 1997 के बाई इलेक्शन की बात किया जाए तो उसको छोड़कर लगातार कमलनाथ जी यहाँ जीतते रहे हैं। जी, पिछले वक्त जब 18 में कांग्रेस की सरकार बनी प्रदेश के अंदर, लगभग 15 महीने तक मुख्यमंत्री का काल रहा कमलनाथ जी का। उसके बाद जैसा राजनीतिक घटनाक्रम है उससे सब वाकिफ हैं, हम उसके ऊपर नहीं जानते हैं। वैसे छिंदवाड़ा की अगर आदिवासियों की मुख्य विषय अपना छिंदवाड़ा पर आदिवासियों की इस बार का चुनाव 2023 क्या बोल रहा है छिंदवाड़ा के लिए? इसमें सबकी रुचि है राकेश 2023 का जी। छिंदवाड़ा में 3 विधानसभा जो क्षेत्र हैं, आपका जुन्नार, ऑडियो को देखिए प्लीज, ऑडियो को देखिए, आवाज आपकी कट कट के मिल रही है। 85% वोटिंग परसेंटेज हुआ है। अगर जुन्नार भी हो जाए, लगभग 6 आदिवासी इलाका है, इसमें लगभग 85% वोटिंग। चलिए सर, मैं लौटता हूं, आपका ऑडियो का इशू है कुछ, मैं ऑडियो का इशू रिजॉल्व करके फिर आपकी तरफ आता हूं। अब कनेक्टिविटी अच्छी है तो मैं सारे मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा डेटा अच्छा रखिए, क्योंकि अब कहा भी जाता है कि घर में आटा और मोबाइल में डेटा, ये बड़ा ज़रूरी है। तो बढ़िया भरपूर डेटा रखिए जिससे अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आप हमसे जुड़िए। उमेश जी, आपका एक क्विक रिस्पांस। मुद्दा वही है, बीजेपी कांग्रेस किस तरह से बालाघाट में नजर आ रहे हैं हमें? क्या नेक टू नेक है या आपको किसी का एज दिख रहा है? उमेश जी। जी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा में, किंतु कांग्रेस का अपर हैंड है। कांग्रेस की सीटें ज्यादा आने की पूरी संभावना है।
जी जी और जहाँ तक आप आदिवासी वाली बात कर रहे हैं तो बालाघाट जिला आदिवासी बहुल जिला है। सबसे ज्यादा बालाघाट में आदिवासी है, क्योंकि 6 विधानसभा है बालाघाट में, जिसमें से 4 विधानसभाओं में आदिवासी कम है। 2 विधानसभा बैयर और परसवाड़ा में आदिवासी ज्यादा है, जहाँ पे आदिवासी इफेक्ट करते हैं, मगर बैयर विधानसभा ऑलरेडी आरक्षित है, तो वहाँ से तो आदिवासी विधायक बनते हैं। परसवाड़ा में 2008 में दरबूसी हुई के जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के थे वो विधायक बने थे। उसके बाद से फिर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में टूट बहुत हुई है, तो इसके आदिवासी यहाँ पे बिखर गए, यानी कई सारे संगठन आदिवासियों खड़े हो गए। तो आदिवासियों का प्रभाव सिर्फ मात्र 2 विधानसभाओं में ज्यादा है, बाकी जो 4 विधानसभा है ओबीसी बाहुल्य है, 50% से ज्यादा वहाँ पे ओबीसी है। तो आप मान रहे हैं कि कांग्रेस का पलड़ा वहां पर भारी दिख रहा है, अगर हम बात करें बालाघाट की? जी जी, कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पे भारी है। वैसे शुरू से यहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा हर विधानसभा चुनाव भारी रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में भी 3 कांग्रेस आई थी, 2 भाजपा आई थी और एक निर्दलीय जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मतलब कांग्रेस से बीजेपी के 2 इम्पोर्टेंट नेता भी वहां से चुनाव मैदान में हैं। एक तो राज्य मंत्री कावरे साहब हैं और दूसरे हैं गौरी शंकर बिसेन जी। इनकी राह आसान दिख रही है आपको? कावरे जी की राह भी आसान नहीं है और गौरी शंकर बिसेन जी की राह आसान नहीं है, क्योंकि पिछले बार जब कावरे जी जीते थे तो पवार वोट जो मतलब पिछड़ा वर्ग का पवार वोट जो आता है वो कावरे जी को एक मुश्त गया था, क्योंकि इस बार वो संभावना राह कठिन किसकी दिख रही है आपको? कावरे जी की ज्यादा कठिन दिख रही है या गौरी शंकर जी की? दोनों की ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि बालाघाट में भी जो अनुभव मिट्टारे जो पिछली बार समाजवादी पार्टी से लड़ी थी, उनका एक लोकप्रिय वोट बैंक है और दूसरा उनका प्रभाव है, नगर पालिका अध्यक्ष रही है 2 बार, उनका कार्यकाल भी काफी अच्छा है, जिस कारण वो काफी भारी है। ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं हमको, इसकी पुष्टि 3 दिसंबर करता है। तो उमेश जी का कहना है कि 2 नेता जो दिग्गज हैं वहाँ से, उनकी भी राह आसान नहीं है और कांग्रेस का पलड़ा अगर हम बात करें बालाघाट की तो वहाँ भारी दिखता है। मनोज, मैं आपकी तरफ आता हूँ, जरा समझाइए मुझे कि बहुत कोशिश बीजेपी ने की है और तमाम बातें बीजेपी लेकर आगे बढ़ी आदिवासियों के हित से जुड़ी हुई, फिर भी क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जिस तरह का आदिवासियों का एक माइंडसेट है, जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पवार साहब ने हमको दिखाया कि बैंकों में जिस तरह की स्थितियां हैं उससे नाराजगी उस दल के प्रति है जो शायद रूलिंग पार्टी हो सकता है? जी बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है, मैं भी जब गुना के पास एक सीट पर काम कर रहा था तो वहाँ इस तरह की लाइनें लंबी लगी हुई थी, खासकर केवाईसी वो करा रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने ये बताया था। मैं उस बात से इत्तेफाक रखूंगा हरिशंकर पवार की कि वो जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सर जी कई बार नाराजगी में परिवर्तित होती है। लेकिन जहाँ तक एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है जिसकी चर्चा हो ही रही है, लाडली बहना ने जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सरकार की तरफ से हितग्राही मूलक जो काम किए गए हैं उसको जनता या महिलाओं ने नहीं किया होगा, क्योंकि कुक्षी या बाकी अन्य विधानसभा, गंधवानी, कुक्षी, अलीराजपुर में आती, इन सब में मैं खुद पहुंचा हूं, तो वहां लोगों से बात कर रहे थे तो महिलाओं के भीतर ये बातें थी। तो मुझे लगता है कि बहुत अलग तरह का चुनाव है। पिछली बार 31 में से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 30 के लगभग। लेकिन मनोज, यहाँ एक चीज से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो अर्ध शहरी कस्बे हैं या जिनको शहरी कस्बे आप कह सकते हैं, जैसे कुक्षी की बात की आपने, मनावर की बात की, वहाँ महिलाएं भी जागरूक हैं और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जागरूक हैं, तो वहाँ उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो ठेठ ग्रामीण इलाके हैं वहाँ केवाईसी ही समझने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है और कागज नहीं है, तो फिर आपको पता है कि बैंकर्स पर बहुत दबाव है। तो मैंने जब बीच में डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा कि 15 साल पहले आईटी के लोग हार्ट प्रॉब्लम से आते थे और नाउडेज ये बैंकर्स हैं जिनको हार्ट यानी तनाव इतना है, तो वो कागज कई बार, माफ कीजिएगा, वो नहीं इंटरटेन करते। लाइए कागज ठीक से लेकर आइए, कैसे आ गए आपको पता नहीं है। उसका असर बेनिफिशियरी मूलक योजनाओं पर आता है। सरकारों को इसका मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करना चाहिए मनोज, ये बहुत बिल्कुल। मुझे लगता है कुछ किया भी होगा शरद जी। देखिए ये सब चीजें हैं, सरकार की जो मनसा साफ होती है, ठीक होती, कोई भी सरकार हो, लेकिन उसको पलीता कहां से लगता है जब छोटी छोटी चीजों पर आप काम नहीं करते हैं। तो ये उसी तरह की चीजें हैं, लेकिन इसका असर इस चुनाव में दिखने वाला है। पर ये मानकर चलिएगा कि बीजेपी भी गैन करेगी, ऐसा नहीं होगा पिछली बार की तरह जो मुझे दिखाई। मैं फिर मेहमानों की तरफ चलता हूं। राकेश प्रजापति जी को हम ठीक से सुन नहीं पाए थे। राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हो तो एक क्लियर मुझे जरा बताइए कि छिंदवाड़ा क्या बोल रहा है 2023 के लिए? जी देखिए, 2023 अभी के अगर इलेक्शन की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है और शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है।
तो ये यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 के ऊपर पेंच फंसा हुआ है, नहीं तो 5-2 का मामला है। अच्छा, 5 आप मान रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में झुक रही हैं साफ तौर पर? साफ तौर पर 5 कांग्रेस के पक्ष में झुक रही हैं, इनमें छिंदवाड़ा भी शामिल है, छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है? नहीं जी, चौरई और आपका संसद जो सीट है, हाँ। वो थोड़ा पेंच फंसा हुआ लगता है। और रही बात छिंदवाड़ा की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे विवेक बंटी साहू, उन्होंने बड़ी दमखम के साथ अगर चुनाव लड़ा है, तो यहाँ पर भी जो फाइट है वो कांटे की फाइट है। जी जी, ये आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं जी। मूल अपना अगर विषय है आदिवासियों मतदाताओं के ऊपर, हाँ। तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से 3 जो सीटें हैं वो है आदिवासी, एक जुन्नार देव, अमरवाड़ा और पांडुरना। यहाँ पर तीनों ही जगहों पर जी महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से लगभग 1.25% पीछे रही हैं, बाकी नहीं तो नेक टू नेक क्या कहते हैं यहाँ पर मतदान हुआ है। यहाँ पर और दूसरी बात और मैं भी बता दूं, ये भी बता दूं कि छिंदवाड़ा जो है वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बड़ा परिपक्व जिला है। यहाँ वर्षों से क्या कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो मेन टारगेट था कि कमलनाथ को किसी तरीके से उनके गढ़ में रोक लिया जाए ताकि वो प्रदेश के बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं एक क्विक रिएक्शन पवार साहब का लेके कंक्लूड करूंगा। पवार साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट दिया, और कोई इनपुट क्या जयेश जो है इस चुनाव में, हालांकि कांग्रेस के साथ ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज कुछ होगी इस चुनाव में जो, या आपको लगता है कि कांग्रेस का वहां जो प्रभाव है वो बरकरार रहेगा? नहीं, देखिए शरद जी, एक बहुत साफ बात है। अभी लाडली बहना का मनोज जी ने जिक्र किया, निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी योजना थी जो सीधे, अच्छी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये सीधे फायदा पहुंचाने वाली थी। लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच ये है कि जब आप लाडली बहना के लिए अपने आप को सुपात्र साबित करने के लिए जाते हैं, फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, तो आपको सबसे पहली जरूरत होती है आपका आधार आपके पास हो, सही हो, या बहुत आदिवासी महिलाओं के बिल्कुल पास सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पवार साहब, मैं फिर जुड़ूंगा आप सभी से, अभी मन को बिल्कुल संतोष नहीं हुआ। आप सब दिग्गज हैं, अपने अपने क्षेत्र के सारी चीजों को बहुत बेहतर समझते हैं। मेरा वादा है आपसे कि आपसे लंबी चर्चा, कम से कम 1 घंटे की चर्चा के साथ मैं आगे जुड़ूंगा, तब जाके आदिवासी रीजन के मिजाज को हम भाप पाएंगे। सर, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट मिला है। बैंक, देखिए योजनाएं आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बैंक में क्या हालात हैं, केवाईसी और आधार कार्ड, बैंकर्स का बिहेव, ये भी इंटीग्रल पार्ट है इन योजनाओं का। वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट सर। ये सुनकर बिल्कुल मुझे लगता है जो देखने वाले भी हैं और जो महत्वपूर्ण लोग बीजेपी कांग्रेस के हैं उनके लिए भी ये काफी वाइटल इंपॉर्टेंट है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मनोज, आपका मैं बहुत हृदय से शुक्रिया करता हूं। बने रहिए बंसल न्यूज पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, और चुनाव मतलब तो सर विनम्रता से बंसल न्यूज। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।